कैसे एक छोटे देश इजराइल ने एक ही रात में अपने दुश्मन देश के न्यूक्लियर सपने को तबाह कर दिया। लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक इसमें प्लूटोनियम बनाया जा सकता था। इजराइल ने ये मिशन इतना सीक्रेट रखा था कि अपने सबसे बड़े दोस्त यूएसए को भी इस मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। तो आज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो मिलिट्री की हिस्ट्री में हमेशा याद रखी जाएगी। कैसे एक छोटे देश इजराइल ने एक ही रात में अपने दुश्मन देश के न्यूक्लियर सपने को तबाह कर दिया। यह कहानी है ऑपरेशन ओपेरा की, इजराइल के ओसीरैक रिएक्टर बॉम्बिंग की, जो 7 जून 1981 में की गई थी। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। मतलब एक ऐसा हमला जिसका निशाना बिल्कुल प्रिसाइज और कोलैटरल डैमेज बिल्कुल कम। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ने ये क्यों किया, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया और पूरी दुनिया पे इसका असर क्या हुआ। प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक और उसके बाद के ग्लोबल इम्पैक्ट सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी मिशन बिना वजह नहीं होता, हर मिशन के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो चलिए समझते हैं कि ओसीरैक रिएक्टर इजराइल के लिए इतना बड़ा खतरा साबित क्यों हुआ। बात है 1970s की, जब सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। यह प्रोग्राम फ्रेंच बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के अराउंड घूमता है जिसका नाम था ओसीरैक। ये रिएक्टर ऑफिशियली तो सिर्फ रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन इंटेलिजेंस के मुताबिक इसमें प्लूटोनियम बनाया जा सकता था जो न्यूक्लियर बॉम्ब का रॉ मटेरियल होता है। अब सोचिए इजराइल एक छोटा सा देश है, अपने चारों तरफ हॉस्टाइल नेबर से घिरा हुआ है। 1973 के वॉर की याद उनके दिमाग में अभी भी ताज़ा थी कि कैसे अरब नेबर कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था। हालांकि उस वॉर में इजराइल की जीत हुई थी, लेकिन अगर इराक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो मिडिल ईस्ट की पावर कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाती और इससे सबसे बड़ा खतरा इजराइल के सर्वाइवल को ही था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मेंशन बीजिन ने यह फैसला किया कि वो इतने बड़े खतरे को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये ओसीरैक रिएक्टर बगदाद से 17 किलोमीटर दूर और इजराइल से 1000 किलोमीटर दूर था और इस रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने का मतलब था कि हो सकता है कि एक फुल फ्लैश वॉर स्टार्ट हो जाती। तो इजराइल ने इस पूरे मिशन को कैसे अंजाम दिया ये आगे देखते हैं। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद कई सालों से इराक के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पे नजर रखे हुई थी और 1980 तक उन्हें पता चल चुका था कि ये ओसीरैक रिएक्टर जल्दी ही ऑपरेशनल होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मेंशन बीजिंग के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, या तो अभी एक्शन लेना या फिर एक न्यूक्लियर आर्म्ड दुश्मन का खतरा उठाना। डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही थी और टाइम बहुत ज्यादा कम था। इस मिशन में चैलेंजेस बहुत सारे थे। पहला चैलेंज था डिस्टेंस। ओसीरैक रिएक्टर इजराइल से 1000 किलोमीटर दूर था और इजराइल के पास उस टाइम पे ऐसे फाइटर जेट्स नहीं थे जो इतनी दूरी आसानी से तय कर सके। इस मिशन के लिए उन्होंने 8 F-16 और 6 F-18 एस्कॉर्ट्स को चुना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन जेट्स को लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना था और इस काम को करने में ज्यादा फ्यूल खर्चा होता है और खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करना फाइटर जेट्स की मजबूरी थी ताकि वो रेडार से बच सके और बिना किसी की नजरों में आए इस मिशन को पूरा कर सके। दूसरा चैलेंज था पॉलिटिकल रिस्क। एक्चुअली इजराइल के जेट्स को सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के एयरबेस से होते हुए निकलना था और वो भी बिना परमिशन के। अगर इस मिशन में इन कंट्रीज ने इजराइल के जेट्स को डिटेक्ट कर लिया तो एक पॉलिटिकल वॉर भी शुरू हो सकती थी। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था सीक्रेसी। इजराइल ने ये मिशन इतना सीक्रेट रखा था कि अपने सबसे बड़े दोस्त यूएसए को भी इस मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। डर था कि कहीं अमेरिका इस मिशन को रोक ना दे। इस मिशन के लिए इजराइल एयरफोर्स IAF ने एक ऐसा पाथ बनाया जो रेडार से बचता हुआ इराक तक जाता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पाथ था ये सऊदी अरेबिया और जॉर्डन से होता हुआ जाता था और इस मिशन को पूरा करने के लिए फाइटर जेट्स को मात्र 100 मीटर्स की ऊंचाई पे फ्लाई करना था, यानी डेजर्ट्स के बिल्कुल ऊपर रेडार से बचते हुए। लेकिन अगर छोटी सी भी कोई मिस्टेक हो जाती तो फाइटर जेट्स क्रैश कर सकते थे। पायलट्स की ट्रेनिंग महीनों तक चली। इजरायली एयरफोर्स ने नेगेव डेजर्ट में एक मॉकअप टारगेट बनाया जो ओसीरैक रिएक्टर जैसा दिखता था बिल्कुल। इसी डेजर्ट में पायलट्स ने लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग और बॉम्बिंग की प्रैक्टिस की थी। इस मिशन में हर पायलट को पता था कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फ्यूल मैनेजमेंट, टाइमिंग एंड बॉम्बिंग के एंगल, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा गया था। ओसीरैक रिएक्टर के आसपास हेवी डिफेंस सिस्टम थे, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स एंड इराक के मिग फाइटर्स। इजरायली एयरफोर्स ने मोसाद की इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन को हेल्प करके पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम का मैप बनाया
और पता किया कि कैसे वहां से बच के निकला जा सकता है। इजराइल एयरफोर्स को ये पता था कि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो सके रिएक्टर को तबाह करना है और वापस लौट कर आना है। प्लानिंग के दौरान हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया था। अगर जेट्स डिटेक्ट हो गए तो क्या करना है, अगर कोई जेट क्रैश हो जाता है तो क्या करना है। हर पायलट को बैकअप प्लान्स याद करवाए गए थे। यह मिशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी का नहीं, पायलट के डिसिप्लिन और करेज का था। अब बात करते हैं इस मिशन के एग्जीक्यूशन की। 7 जून 1981 शाम 4 बजे 8 F-16 और 6 F-15 ने इज़ियोन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। हर पायलट के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि यह मिशन फेल नहीं होना चाहिए। अगर यह मिशन फेल हुआ तो इजराइल का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। इजरायली जेट्स ने लो अल्टीट्यूड फ्लाइंग का प्लान फॉलो किया। 100 मीटर की ऊंचाई पर डेजर्ट के ऊपर से फ्लाई किया। वो सऊदी अरब और जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। रडार के बचने के लिए यही जरूरी था, लेकिन इसमें खतरा बहुत ज्यादा था और छोटी से छोटी गलती भी जेट्स को जमीन पे क्रैश करवा सकती थी। पायलट्स के लिए बहुत ही बड़ा मेंटल और फिजिकल चैलेंज था ये मिशन। लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना, फ्यूल का ध्यान रखना और टाइमिंग को मैच कराना, ये सब पायलट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये सब काम एक साथ करना था, वो भी रडार से बचते हुए इराक तक पहुंचने तक। लेकिन ट्रेनिंग ने उन्हें तैयार किया था। शाम 5:35 पे इजराइल के जेट्स इराक के एयर स्पेस में दाखिल हुए और किसी को पता नहीं चला। ये प्लानिंग का ही कमाल था। ऑज़रेक रिएक्टर बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। पायलट्स ने अपनी पोजीशन ली और अटैक के लिए रेडी हो गए। जब जेट्स ऑज़रेक रिएक्टर के ऊपर पहुंचे तो 2 मिनट के अंदर ही F-16 ने 16 मार्क 84 बॉम्ब्स ऑज़रेक रिएक्टर पे गिराए। ये बॉम्ब्स इतने एक्यूरेट थे कि रिएक्टर के कोर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइल्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। मिशन पूरा होते ही सारे जेट्स वापस आ गए और एक भी इजरायली जेट को नुकसान नहीं पहुंचा। सारे जेट्स टाइम पे अपने घर वापस आ गए थे। यह थी ऑपरेशन ओपेरा की कामयाबी। एक ऐसा एयर स्ट्राइक जो न सिर्फ सफल रहा बल्कि उसने दुनिया को भी दिखाया कि इजराइल अपनी सेफ्टी के लिए किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन ओपेरा की प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की। एक मिशन जिसने दुनिया को दिखा दिया कि स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी एंड करेज का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा डेडली हो सकता है। यह था एक सर्जिकल स्ट्राइक का परफेक्ट एग्जांपल। फास्ट, प्रिसाइज एंड जीरो कोलैटरल डैमेज। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? क्या दुनिया ने इजराइल के इस मिशन की तारीफ की या क्रिटिसाइज किया? दोस्तों, ऑज़रेक रिएक्टर तबाह हो चुका था, लेकिन यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब बात करते हैं इसके असर की। सबसे पहला इम्पैक्ट कि इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब सालों पीछे जा चुका था और सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर सपने चूर-चूर हो चुके थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस मिशन को खूब क्रिटिसाइज किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने एक लॉ पास किया जिसके हिसाब से इजराइल का ये एक्शन इलीगल था। फ्रांस, जिसने ऑज़रेक रिएक्टर बनाया, और यूएसए, इन दोनों ने भी इस मिशन की कड़ी निंदा की। लेकिन अगर बिहाइंड द सीन्स की माने तो यूएस की मिलिट्री इस मिशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इस ऑपरेशन ने एक नई मिसाल खड़ी की, बिगिन डॉक्ट्राइन, यानी इजराइल अपने रीजन में किसी भी दुश्मन को कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देगा। ये डॉक्ट्राइन आज भी इजराइल सिक्योरिटी का कोर है और इसी मिशन ने फ्यूचर के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए दुनिया को एक टेम्पलेट दिया। लेकिन कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ लोग आज भी इसे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।